मेरा नाम आकाश भारती। मैं आज आप लोगों को महत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा। महत्तम समापवर्तक कितने प्रकार के होते हैं, महत्तम समापवर्तक किन्हें कहते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए मैं लिखा हूँ मासा, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्टकट में मासा बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या विभाजित हो जाती है उसे मासा कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाती है, उसे मासा कहते हैं। तो चलिए आज मैं मासा के बारे में आसान विधि से सारे तरीके कितने प्रकार के मासा होते हैं उन सारी विधियों को सीखेंगे। तो साथियों चलिए आगे वीडियो देखते हैं कि मासा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की सभी प्रकार की विधियां आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए कितने प्रकार के मासा होते हैं मैं उसको लिखता हूं, आगे बताते चलता हूं। तो साथियों मासा 3 प्रकार के होते हैं। मासा 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अपवर्तक विधि। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा है भाग विधि। साथियों मासा ज्ञात करने की 3 विधियां होते हैं। पहला आपका है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य विधि, पहला है आपका अपवर्तक विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है भाग विधि। तो चलिए एक एक करके साथियों मैं आसान तरीका से मासा को सीखता हूं और आज हम फिनिशिंग कर देता हूं कि मासा फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो साथियों वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हर एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलग अलग विधियां अलग तरीके से ज्ञात करके सिखाते हैं। तो चलिए पहले विधि से हम सीखते हैं कि अपवर्तक विधि क्या होता है। अपवर्तक विधि, तो देखियो साथियों किसी भी संख्या का जो गुणज होते हैं वह अपवर्तक कहलाते हैं। उस संख्या का अपवर्तक कहलाते हैं। किसी भी संख्या के जितने गुणज होते हैं वह उनकी अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे हमने 4 ले लिया, अब 4 के कितने अपवर्तक हैं इनको ज्ञात करना। तो 4 को कितनी संख्याएं काट सकती हैं, 4 के कितने गुणज होते हैं वही अपवर्तक कहलाते हैं। तो चलिए 4 के 1 गुणज होते हैं, 4 के जो गुणज होते हैं, 4 के 4 गुणज होते हैं। 4 को इन 3 अंक ही काट सकते हैं और इसके बाद में कोई अंक नहीं काट सकता है साथियों। तो 4 के 1, 2 और 4 अपवर्तक हैं। चलिए इसी क्रम में मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। चलिए 15 ले लेता हूँ। अब 15 के कितने गुणज हैं, 15 को कितनी संख्याएं काट सकती हैं। तो हर एक संख्या को 1 काट सकता है, तो पहले नंबर 1 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ 1 लिखते हैं। उसके बाद में 2 को देखिए, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, यानी 2 15 को नहीं काट सकता है। 3 देखिए तो हाँ 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं कटेगा, अब यहाँ पे 15 कट जाएगा। तो इसके अपवर्तक 15 के अपवर्तक 1, 3, 5 और 15। साथियों अब आपको आसान विधि समझ गए होंगे कि अपवर्तक क्या होता है। तो चलिए अब हम अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात करते हैं। अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात करते हैं। अपवर्तक विधि से मासा किस तरह से ज्ञात किया जाता है, तो देखिए एक उदाहरण लेकर के मैं समझता हूं कि अपवर्तक विधि से मासा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। तो चलिए एक सवाल ले लीजिए। 15, 12, 25, इन 3 संख्याओं का अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात कीजिए। इन 3 संख्याओं को अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात करना है। अपवर्तक विधि से इन तीनों संख्याओं का अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात करना। मासा ज्ञात कीजिए। चलिए मासा ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं 15, 12 और 25 का अपवर्तक से मासा ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक का अपवर्तक पहले ज्ञात कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले इसके बताया हूं कि अपवर्तक क्या होता है। तो 15 का अपवर्तक निकाल लेंगे, 1, 3, 5, 15। चलिए 12 का अपवर्तक निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। देखिए
12 का अपवर्तक 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं और 12 होते हैं। इतनी ही संख्याएं इनको काट सकती हैं, यानी कि 12 के इतने गुणज होते हैं, इसके बाद 12 के कोई गुणज नहीं होते हैं। तो चलिए 25 का देख लेते हैं। 1, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट 25 से कटेगा। तो चलिए अभिनव संख्याओं में हम कॉमन देखते हैं कितने होते हैं। तो एक यहाँ एक पूरे में काम आया तो ये समापवर्तक हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिला है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो चलिए अगर होते तो और कामा करके लिखते, तो नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक समापवर्तक भी एक है और महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा भी हमारा एक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों अपवर्तक विधि से हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। दी गई संख्याओं का पहले अपवर्तक ज्ञात करेंगे। अपवर्तक ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि उन संख्याओं में कितनी संख्याएं कॉमन है, इन दी गई संख्याओं में कितनी संख्याएं कॉमन है, इन गुणजों में कितने गुणज जो है जो कॉमन है। तो इसमें तीनों में साथियों देख लीजिए, तीनों में सिर्फ एक कॉमन था, तो एक को हम समापवर्तक बोलते हैं। जो कॉमन होते हैं जितना पूरा उसको समापवर्तक बोलते हैं, जितना समापवर्तक में वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है उसको हम मासा बोलते हैं। तो चलिए एक उदाहरण और लेकर के मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसको उतार लीजिए, स्कैन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उससे आप थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से क्लियर करेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए 12, 14 और 16 का मासा अपवर्तक विधि से ज्ञात कीजिए। 16, 12 और 15, 12, 14, 16 का अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दी गई संख्याओं का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। तो चलिए अपवर्तक हम ज्ञात करते हैं। 12 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। चलिए इन दी गई संख्याओं इस सभी 12 के गुणज हैं और जो 12 का गुणज होता है वही उसका उस संख्या का अपवर्तक होता है। जो संख्याएं जिन दी गई संख्याओं का जो गुणज होते हैं वही संख्या उस संख्या का अपवर्तक होता है। तो साथियों इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 14 का अपवर्तक क्या होता है। तो 1, 2, 3 से 14 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, इसके बाद में फिर 14 से कटेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, 16 का निकाल लेते हैं। तो 16 का अपवर्तक क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से 16 नहीं कटता है, 4 हो जाएगा, 5 से 16 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट 16 होगा। अब तीनों संख्याओं का अपवर्तक आसानी से ज्ञात हो चुका है। तो साथियों इन तीनों संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन है। तो चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले एक कॉमन है, उसके बाद में ये 2 कॉमन है, 2 संख्याएं कॉमन मिली। तो इन संख्याओं में समापवर्तक जो हमारा हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। और देख लीजिए कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर और कोई मिलता तो उसको भी हम ले लेते, नहीं कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद में हो जाएगा हमारा मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। जो समापवर्तक में 2 संख्या सबसे बड़ी होती है वही आपका मासा होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए पहले क्या करना, अपवर्तक विधि में 12, 14, 16 का मासा अपवर्तक विधि से ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का पहले अपवर्तक ज्ञात किए। तो अपवर्तक जो हमारा था आपके सामने निकल के आया। निकलने के बाद अपवर्तक निकालने के बाद हम समापवर्तक निकालते हैं और समापवर्तक निकालने के बाद फिर मासा निकाल लेते हैं। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम दूसरी विधि को समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। चलिए
चलिए अब देखते हैं आभाज गुणनखंड विधि। आभाज गुणनखंड विधि दूसरा विधि का हम प्रयोग करते हैं, आभाज गुणनखंड विधि। अब देख लीजिए आभाज गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मासा ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए हम देख संख्या लेकर के एक उदाहरण लेकर के हम ज्ञात करते हैं कि आभाज गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मासा ज्ञात किए जाते हैं। तो साथियों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको कई बार का उदाहरण लेके समझाऊंगा और मजा आएगा। साथियों आइए मिल करके हम सीखते हैं कि क्या मासा होता है। आज मासा के सारे टॉपिक को हम खत्म करके ही बाहर निकलेंगे। तो चलिए आज पूरे मासा को सीख लीजिए, फिर जीवन में मासा को सीखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए बने रहिएगा वीडियो में कि आभाज गुणनखंड विधि से मासा किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो देख लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 12, 14 और 16 एक उदाहरण लेते हैं। इन तीनों जो संख्या दी गई है इन संख्याओं को आभाज गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करते हैं। चलिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पहले ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं भैया। ऐसा बनाने के बाद इन संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे, इन संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद जिस प्रकार से हम लासा निकलने से हम लासा निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो भैया सबसे पहले यहाँ 2 काटेंगे। 2 क्यों काटेंगे, क्योंकि ये जो संख्या दी गई है ये सम है, इसलिए सबसे पहले हम 2 का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि 2 सबसे छोटी आभाज संख्या है, 2 सबसे छोटी आभाज संख्या है। चलिए तो हमें आभाज गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी आभाज गुणनखंड का प्रयोग करके हम लासा निकालते हैं। तो चलिए काटिए, 6 हो जाएगा, फिर काटिए 3 हो जाएगा, फिर आप यहाँ 3 से काट सकते हैं। चलिए इससे देख लेते हैं, 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 से कट जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा। तो आपका ये लासा निकल गया है। अब क्या करना है साथियों, देखिए यहाँ पे 12 लिखिए। 12 लिखने के बाद इसके जो आभाज गुणनखंड हैं इसको यहाँ गुणा कर लीजिए, इसको यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 14 लिखिए। 14 लिखने के बाद इसके जो गुणज हैं उसके गुणज को लिख लीजिए। 16 लिखने के बाद उसके जो गुणज हैं उसके गुणज को यहाँ पे ऐसे गुणज के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें होने के बाद आप देखिए कि कितनी संख्याएं हैं जो कॉमन है, कितनी संख्याएं हैं जो तीनों में है। तो देखिए इसमें 2 7 है, इसमें 2 3 है, 2 2 3 है, इसमें 2 2 2 2 खाली हैं। तो चलिए एक ही संख्या कॉमन मिली है, जो संख्या कॉमन मिल रही है उसको हम समापवर्तक बोलते हैं। जो संख्याएं कॉमन मिली है उसको हम समापवर्तक बोलते हैं। और हमारी समापवर्तक संख्या 2 है। और हम अगर यहाँ 2 3 और अगर कई सारी चीजें अगर कॉमन मिली होती तो 2 3 4 5 और लिखते अगर होता तो नहीं है। 2 संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक उदाहरण और लेकर के मैं समझाता हूं कि आभाज गुणनखंड विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो साथियों देखिए इसी प्रकार से आभाज गुणनखंड विधि का मासा आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले दी गई संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। लासा निकालने के बाद सामने लिख करके उसका गुणज कर लीजिए। और गुणज करने के बाद देखिए कि कौन सी संख्या इसमें कॉमन मिल रही है। जितनी संख्याएं कॉमन मिल रही है बाबू उस संख्याओं का समापवर्तक निकाल लीजिए। तो एक संख्या मिल रहा है तो 1 2 हो जाएगा। अगर 2 3 संख्या मिलती तो 3 और संख्या लिखी जाती। और जो ही संख्या कॉमन मिलेंगी और इन कॉमन में जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वही मासा होता है। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं और आसानी से आभाज गुणनखंड विधि का मासा और सही तरीके से समझते हैं। चलो निकलो। चलिए और एक ले लेते हैं, 8 9 12। 8 9 12। अब ज्ञात कर लेते हैं, अब ज्ञात कर लेते हैं 8 9 12 का आभाज गुणनखंड विधि से मासा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो कुछ नहीं करना, जैसे आपको बताए कि तुरंत ऐसा कर लीजिए। ऐसा करने के बाद जो संख्याएं हैं ऐसे ऐसे उसको लिख लीजिए। और ऐसे लिखने के बाद आभाज की सबसे छोटी संख्या जो होती है उसको पहले लिखिए। अगर दी गई संख्या सम है
तो दी गई संख्या अगर सम है तो सबसे छोटी आवाज संख्या लिख करके इसको पहाड़ा पढ़िए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार और 2 चौक होता है 8, और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार और 2 दूनी होता है 4, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार और हमारा लासा पूर्ण हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं 2। तो यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जो संख्याएं दी गई है वो विषम है और विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं 3। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 हो जाए, 9 से कम रहे लेकिन ज्यादा ना जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब फिर 3 एकम 3, ये भी हमारा लासा पूर्ण हो गया है। चलिए फिर यहाँ से काटते हैं 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, पहले कोई संख्या दी रहेगी उसका लासा निकाल